My dear friends, today I am taking a very important question. What are the essential part of a plaint? Plaint, definition of plaint. A plaint consists of the following four essential parts. साथियों, प्लेंट के चार भाग हैं. First, the heading and the title. Second, the body of the plaint. Third, the relief claimed. Fourth, verification. साथियों, जब हम कोई शूट डालते हैं तो ये चार चीजें हमें मेंशन करनी होती हैं वन बाय वन. चारों के चारों असेंशियल हैं प्लेंट के अंदर डिफाइन करना. पार्ट फर्स्ट में क्या है? पार्ट फर्स्ट क्या है? द हेडिंग एंड द टाइटल. एक एक लेते हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं. हेडिंग एंड टाइटल. इट कंटेन्स अंडर ऑर्डर 7 रूल. फर्स्ट, द फैक्ट्स मेंशन अंडर. यानी पार्ट फर्स्ट में क्या होता है ये बताएंगे हम. पहले, द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच शूट इज ब्रॉट. यानी उस कोर्ट का नाम लिखना है जिसमें हमने केस डाला है. सेकंड, द नेम एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ. प्लेंटिफ का, उसके बाद प्लेंटिफ का नाम और विद रेजिडेंस, यानी पूरी डिटेल उसकी जो भी है, हाउस नंबर, नाम, रेजिडेंस, विलेज, टाउन, जो भी कुछ है. इसी प्रकार सी, ये तो था प्लेंटिफ का. सी में क्या है? डिफेंडेंट का भी ऐसे ही डालना है ये सारा. डी में क्या है? वेयर द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज ए माइनर और अनसाउंड माइंड इज ए स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट. साथियों, ये तो था बी और सी पार्ट जो हैं वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट साउंड माइंड और मेजर थे. लेकिन माइनर भी तो हो सकता है ना केस में, और अनसाउंड माइंड भी हो सकता है. तो डी में उनका डिस्क्रिप्शन भी करना है. नेक्स्ट, माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट में जो मैंने डिटेल बताई थी उसका एग्जाम्पल देखिए आप. इस प्रकार से हम कोर्ट के अंदर जो प्लेंट डालते हैं उसकी स्टार्टिंग ऐसे होती है. आप देखिए इसका एक एग्जाम्पल. एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग एंड टाइटल इज गिवन बिलो. ए, इसमें क्या करना है? द कोर्ट ऑफ सिविल जज, जूनियर डिवीजन, दिल्ली. यानी जहां पर हमने केस डालना है उस कोर्ट को की डिटेल सबसे पहले लिखनी है. फिर शूट नंबर ऑफ ईयर. ये शूट नंबर की जगह हमने खाली छोड़नी है. ये शूट नंबर कोर्ट से डलेगा. बी में, ए सन ऑफ बी, रेजिडेंट ऑफ साकेत दिल्ली, प्लेंटिफ. ये प्लेंटिफ. दूसरा सी में, सी सन ऑफ डी, रेजिडेंट ऑफ साकेत दिल्ली, डिफेंडेंट. यानी केस के अंदर दो पार्टी होती है, एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट. दोनों का डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया बी और सी में. ए में डिस्क्रिप्शन दिया कोर्ट का और शूट नंबर का, और बी और सी में दिया, बी में दिया प्लेंटिफ और सी में दिया डिफेंडेंट. साथियों, डी, जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई माइनर और अनसाउंड माइंड भी तो हो सकते हैं ना केस के अंदर. वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखिए. ए माइनर कैन नॉट sue और बी शूड एक्सेप्ट थ्रू ए नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन शुड बी डिस्क्राइब्ड इन द टाइटल. माइनर ना तो केस कर सकता है, ना माइनर के ऊपर केस कर सकते हैं. इसलिए माइनर केस किसके थ्रू कर सकता है? या तो या तो अपना कोई फ्रेंड हो या गार्जियन के थ्रू. तो अब देखो, ये गार्जियन का ही हमने दे दिया एज ए माइनर सन ऑफ बी, एज्ड अबाउट 13 ईयर, माइनर है क्योंकि 18 ईयर्स में मेजर होता है. थ्रू इज फादर, यानी केस किसके थ्रू डाला? बी, उसके जो उसका फादर है उसके. ये एड्रेस है रेजिडेंट ऑफ साकेत दिल्ली, प्लेंटिफ. अब ये प्लेंटिफ बन गया उसका फादर.
क्योंकि केस उसके फादर के थ्रू है। सी, ये अनसाउंड माइंड का देखो, सी सन ऑफ डी एज ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द नेक्स्ट फ्रेंड। अनसाउंड माइंड अपने फ्रेंड के थ्रू केस डालता है, ये भी रेजिडेंट ऑफ साकेत दिल्ली, ये क्या है, डिफेंडेंट। अब ये जो है माइनर के केस में उसका गार्जियन प्लेंटिव बना, और अनसाउंड केस में उसका फ्रेंड जो है वो डिफेंडेंट बना। ये देखिए, यानी माइनर ने अनसाउंड माइंड के खिलाफ केस डाला, तो ये डिटेल लिखनी पड़ेगी। ये है साथियों एग्जाम्पल, यानी इसी प्रकार से हमने जब केस डालेंगे तो यही फॉर्मेट इसी प्रकार तैयार हमने करना है। नेक्स्ट पार्ट, माय डियर फ्रेंड, सेकंड पार्ट, प्लेंट का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, बॉडी ऑफ द प्लेंट। अब इसमें क्या है, विच इज द प्लेंटिव स्टेटमेंट ऑफ हिज क्लेम एंड ऑफ अदर मैटर्स। इस पार्ट में जो प्लेंटिव है उसका स्टेटमेंट ऑफ हिज क्लेम, यानी उसका क्या क्लेम है, वो किस लिए शूट डालता है, ये उसका स्टेटमेंट इस पार्ट के अंदर आता है। और किस प्रकार से वो स्टेटमेंट लिखना चाहिए पैराग्राफ्स में, ये अब बताते हैं आपको। इट इज ड्रॉन अप इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव इन द थर्ड पर्सन एंड इज डिवाइडेड इनटू शॉर्ट पैराग्राफ्स। यानी जितना भी वो स्टेटमेंट लिखता है अपने प्लेंट के अंदर, वो सब पैराग्राफ में होना चाहिए। छोटे छोटे पैराग्राफ हो, बड़े पैराग्राफ ना हो, और प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर एक इफेक्ट हो। जैसे देखो आगे, इन द शॉर्ट पैराग्राफ ईच कंटेनिंग वन फैक्ट एंड वन फैक्ट ओनली, दिस इज द कंडीशन। यानी प्लेंट को पैराग्राफ में बनाना है और एक पैराग्राफ में एक इफेक्ट हो, दो ना हो। द अबाउ नेम्ड प्लेंटिव स्टेट्स एज फॉलोज, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पोर्शन। अब इसके दो पोर्शन है, स्टेटमेंट जो लिखा जाता है उसके दो पोर्शन है, क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ हल्के पॉइंट और कुछ विशेष पॉइंट होते हैं। एक क्या होता है, नॉर्मल पोर्शन स्टेटमेंट का, और दूसरा पोर्शन क्या होता है, सब्सटेंशियल पोर्शन, जो विशेष होता है। ए में क्या है, अब इसके कैसे लिखेंगे, ए स्टेटमेंट एज टू व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन अरोज, यानी उसके साथ घटना किस दिन हुई, एज टू व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन अरोज, फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन। देखो इसमें दूसरे पॉइंट में क्या है, अब केस तो डालेंगे लेकिन ये तो देखेंगे ना कि इस केस के लिए कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं। ये भी प्लीडर का काम है देखना, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन। थर्ड, सी पॉइंट, द स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द शूट फॉर द पर्पज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड कोर्ट फी सो फार एज द केस एडमिट्स। साथियों देखो, जब हम केस डालते हैं उसके लिए कोर्ट फीस तो होती ही है। ये भी प्लीडर का काम है कि उस सब्जेक्ट मैटर के आधार पर जो कोर्ट फीस बनती है उसको कैलकुलेट करे। तो इसमें पहले पॉइंट में क्या था, कॉज ऑफ एक्शन कब हुआ। सेकंड, ज्यूरिसडिक्शन देखना प्लीडर का काम है। थर्ड, ज्यूरिसडिक्शन और कोर्ट फीस, ये दोनों जो है कोर्ट फीस कैलकुलेट करना और उसमें मेंशन करना, ये भी प्लीडर का काम है। नेक्स्ट, माय डियर फ्रेंड, सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे बॉडी ऑफ द प्लेंट, उसके कुछ पॉइंट और हैं। डी, व्हेन एनी पार्टी इज माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ए स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। यानी शूट के अंदर की कोई माइनर है और अनसाउंड माइंड पर्सन है, उसका के बारे में भी यानी एक पैराग्राफ के अंदर ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ए प्लेंटिव sues in a representative character
ए स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। ये देखिए आप, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर क्या है, यानी कई बार क्या होता है, एक केस तो ऐसा होता है जैसे प्लेंटिफ भी एक हो और डिफेंडेंट भी एक हो। कुछ ऐसे केस होते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के जिसमें प्लेंटिफ 4-5 और डिफेंडेंट एक हो, या प्लेंटिफ एक और डिफेंडेंट 4-5 हो, यानी ज्यादा प्लेंटिफ हो या ज्यादा डिफेंडेंट हो, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। यदि इस प्रकार का है और एक आदमी उसमें रिप्रेजेंट करता है, यानी जैसे 5 प्लेंटिफ हैं तो एक रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट के अंदर, 4 नहीं जाएंगे क्योंकि सबका केस एक जैसा है। तो इसलिए ये यदि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है तो ये भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। ईच ऑफ दीज पर्टिकुलर शुड बेटर बी स्टेटेड इन सेपरेट पैराग्राफ। ये साथियों देखो, पहले भी मैंने बताया था कि सेपरेट पैराग्राफ के अंदर एक एक पर्टिकुलर लेना है और उसको लिखना है। जी, but as particulars A and B are stated in one paragraph in the form given in the appendix A of the code। मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था जब A और B लिख के, यानी एक्शन, यानी कॉज ऑफ एक्शन किस डेट को एरोज हुआ, यानी वो घटना कब हुई, और कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन आप एक इस पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ये प्लीडर की ड्यूटी है कि वो जो कॉज ऑफ एक्शन है, वो शूट है, वो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में है या नहीं है, ये एक पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं जो कोड का अपेंडिक्स ए है उसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ, द कॉज ऑफ एक्शन फॉर द शूट, जो अभी बोला मैंने, एरोज ऑन, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये लास्ट में एग्जाम्पल है, द कॉज ऑफ एक्शन फॉर द शूट एरोज इतने मई इतने, डेट जो मैंने लिख दिया है, एंड द डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। और ये लिखना पड़ेगा कि जिसके अगेंस्ट आप केस करते हैं वो डिफेंडेंट उसी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में रहता है या नहीं रहता है, ये ड्यूटी है प्लीडर की, ये उसमें मेंशन करे। तो साथियों, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है प्लेंटिफ भी उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में हो, डिफेंडेंट भी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में हो, तभी केस उसके अंदर उस कोर्ट में डल सकता है और चल सकता है। यदि एक भी उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर होंगे तो वो नहीं चलेगा। ये था सेकंड पार्ट ऑफ द प्लेंट, यानी बॉडी ऑफ द प्लेंट। नाउ आई एम टेकिंग थर्ड पार्ट। My dear friends, now the third part of the plaint, relief claimed. The third part of the plaint is the relief sought by the plaintiff. The relief sought should be accurately worded. Loose and metastic language should not be used. साथियों, प्लेंटिफ केस डालता है तो रिलीफ तो उसे चाहिए, तभी तो वो केस डालता है। उसको कोई प्रॉब्लम है तभी तो जाता है कोर्ट के अंदर, तो वो रिलीफ भी तीसरे पार्ट में मेंशन करना आवश्यक है। किस प्रकार की उसे रिलीफ चाहिए, ये थर्ड पार्ट में उसे मेंशन करना चाहिए, लेकिन वर्डेड जो है ना एक्यूरेट हो। ऐसे नहीं हो कि ऐसी लैंग्वेज हो, लूज हो, और मेटेस्टिक लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड, ऐसे नहीं, एक्यूरेट लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। इन ए सिविल शूट, जैसे फॉर एग्जांपल, in a civil suit different kind of relief can be claimed: recovery of debts, damage of movable property, possession, declaration of title to immovable property, declaration of right, specific performance, injunction, etc। देखो ये कितने प्रकार की रिलीफ दे रखी है। इन रिलीफ के लिए मेंशन करना एक सिविल शूट के अंदर, ये है रिलीफ, इनको मेंशन करना चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेट लैंग्वेज में ही इनको मेंशन करना चाहिए। इसके बाद द प्लेंटिफ कैन क्लेम मोर देन वन रिलीफ ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। देखो, कॉज ऑफ एक्शन यदि एक है, उसमें कारण कई हो सकते हैं, तो रिलीफ एक से ज्यादा भी क्लेम कर सकता है प्लेंटिफ, ये भी प्रावधान इसमें है।
ये इससे आगे, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एनी अदर रिलीफ बी ग्रांटेड शुड बी अवॉइडेड। एक प्रैक्टिस बना रखी है प्लीडर ने, अपनी सारी रिलीफ लिखने के बाद एक आखिर में और लिख देते हैं कि कोई अदर रिलीफ भी जो है ना ग्रांट की जाए, जो कोर्ट से जो है ठीक समझता है। यानी कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं कि इसके अलावा भी कोई रिलीफ यदि बनती है और कोर्ट डीम्स टू फिट शुड बी अवॉइडेड। वो ये कह रहे इससे बचना चाहिए, ये नहीं लिखना चाहिए। इट इज नॉट ए necessary to claim cost of a definite relief as the court is bound to pass an order about the cost of shoot। एक रिलीफ और लिखते हैं जो भी शूट डालता है कि मेरे शूट का जो पैसा है वो भी डिफेंडेंट दे, ये भी कोर्ट जो है रिलीफ मुझे दे, ये उसके अगेंस्ट पास करे। तो ये लेकिन कोर्ट इसमें बाउंड नहीं है कि शूट के लिए पैसा दिलवाए डिफेंडेंट से, ये कोर्ट बाउंड नहीं है। तो ये आप मेंशन करें या ना करें, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कोर्ट। नाउ आई एम टेकिंग फोर्थ पार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, now I am taking fourth part. After the statement of relief, every plaint is required to be verified under Order 6 Rule 15 CPC, which reads as under। साथियों, जब सारा प्लेंट तैयार हो जाए, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड जब तैयार हो जाए, तो चौथे पार्ट में क्या होता है, इसको वेरीफाई करवाना होता है सारे प्लेंट को। इसमें प्लेंटिव वेरीफाई करता सभी पैराग्राफ्स को अपनी नॉलेज के हिसाब से, या उसे कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई उसके आधार पर, और अपने सिग्नेचर करता है। और जहां पर ये वेरीफाई कराते हैं उसकी वो जगह, यानी वो प्लेस, उसका नाम भी और डेट भी दोनों आवश्यक होती है लिखनी। और ये वेरिफिकेशन का होती है एट द फुट ऑफ द प्लेंट, यानी बिल्कुल प्लेंट के नीचे ये वेरिफिकेशन होती है। ये मैंने आपको बताया और यही इसमें लिखा हुआ, देखो 3 पॉइंट है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड एट द फुट ऑफ द प्लेंट, जो मैंने अभी बताया, यानी प्लेंट के बिल्कुल नीचे इसको वेरीफाई कराना है। द पर्सन वेरीफाइंग शैल स्पेसिफाई बाय रेफरेंस to the numbered paragraphs of the pleading what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon information received and believed to be true। ये भी मैंने अभी बताया था, वो पैराग्राफ उसके नॉलेज के हिसाब से ठीक है, और कुछ पैराग्राफ जो उसने कहीं से एडवाइस रिसीव की है, लीगल एडवाइस या जिस प्रकार की भी एडवाइस, उन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से वो ये लिखेगा कि ये मैंने जो वेरीफाई में करता हूं वो बिल्कुल सच है। थर्ड, द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, जो वेरीफाई करता है उसके साइन होंगे, और शैल स्टेट द डेट, और डेट भी लिखी जाएगी, एंड प्लेस एट विच इट वाज साइंड। ये मैंने अभी बताया था आपको, वेरिफिकेशन की डेट भी, और जहां पर ये वेरिफिकेशन होती है प्लेस भी, और जो व्यक्ति वेरीफाई करता है उसके साइन भी, सारी चीजें असेंशियल है इस फोर्थ पार्ट के अंदर। तब ये पूरा प्लेंट यानी चारों पार्ट वेरीफाई हो जाते हैं और उसके बाद ये प्लेंट कोर्ट में डाला जा सकता है। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द क्वेश्चन, essential part of plaint. This is a very important question because it is a practical question, because every lawyer has to do this work in first stage. So my dear friend, I think the concept of this plaint is clear to you, and in the end I want to make a request to you, please subscribe my channel, and the channel of my name is Maths by Dharamveer Singh Dabas. Again I am making request. Thanks.